नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान पार्ट 4। आपके घर से रवाना होने तक तो आपके बच्चे वापस लौट चुके होंगे। लौट ही चुके होंगे क्या मतलब यह है कि वक्त के लिहाज से उन्हें घर लौटा हुआ होना चाहिए था। वैसे मैंने उनके कमरों में जा जाकर उनकी शक्लें तो देखी नहीं थी। उनके लौटने की आपको खबर नहीं हुई थी? नहीं, उनके पास प्रवेश द्वार की अपनी अपनी चाबियां हैं, इसलिए दरवाजा खुलवाने के लिए उन्हें किसी को जगाना नहीं पड़ता। यानी कि पिछली रात आप अपनी बहन की टेलीफोन कॉल आने पर घर से निकलकर चर्च गए थे, यह बात कोई नहीं जानता। मेरी बीवी जानती है। वह तो मेरे साथ चलना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से उसे पीछे घर बिठाकर आ पाया था। आई सी। तो सोने से पहले यानी कि 10 बजे तक आप रेडियो सुनते रहे थे? हाँ। रेडियो कितने बजे ऑन किया था आपने? 8 बजे। 8 से 10 बजे तक आपने रेडियो सुना? हाँ, मैं साथ साथ मैगजीन भी पढ़ता रहा था। रेडियो पर कौन सा स्टेशन सुन रहे थे आप? विविध भारती। उसने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उत्तर दिया। विविध भारती पर क्या सुना आपने? मुझे याद नहीं। याद नहीं? मैंने कोई खास प्रोग्राम सुनने के लिए तो रेडियो ऑन किया नहीं था जो कि मुझे याद रहता। मैंने तो आदतन रेडियो चला दिया था और जो कुछ भी उस पर बजता रहा था मैं सुनता रहा था। फिर भी सब कुछ नहीं। प्रभुदयाल ने जिद की। तो कुछ तो आपको याद रहना चाहिए था कि आपने क्या सुना था। आखिर यह चंद ही घंटे पहले की तो बात है। मेरी मुकम्मल तवज्जो रेडियो की तरफ नहीं थी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं साथ साथ मैगजीन भी पढ़ता रहा था। मुझे याद है आपने पहले क्या कहा था, लेकिन आपका जवाब मुझे न्यायोचित नहीं लगता। आपको कुछ तो याद रहना ही चाहिए था कि आपने क्या सुना था। आखिर आपको यह भी तो याद है कि आपने विविध भारती लगाया था। वह तो पहले से ही लगा हुआ था। आप विविध भारती सुनने के शौकीन हैं? हाँ, यानी कि आप फिल्मी गाने सुनने के शौकीन हैं, क्योंकि विविध भारती पर तो अधिकतर फिल्मी गाने ही आते हैं। करेक्ट। फिर तो आपका यही जवाब बड़ा वाजिब होता कि आप विविध भारती पर फिल्मी गाने सुन रहे थे। मैं ऐसा कहता तो आप पूछते कि मैंने कौन कौन से गाने सुने थे, उनकी फिल्मों के नाम बताऊं, उनको गाने वालों के नाम बताऊं, उनके म्यूजिक डाय। नहीं कहता। यह मेहरबानी है आपकी। मैं तो यही सोच रहा था कि आप मुझसे उन गानों की उनकी मुकम्मल केस हिस्ट्री के साथ लिस्ट मांगेंगे। ऐसा आप इसलिए सोच रहे थे क्योंकि आप पुलिस के प्रति असहिष्णुता का रवैया है और आपको हम पर भरोसा नहीं, क्योंकि आप पुलिस को अपना सहयोगी नहीं अपना दुश्मन मानते हैं। वह खामोश रहा। तो आप पिछली शाम 8 से 10 बजे तक विविध भारती से फिल्मी गाने सुन रहे थे? उसने सहमति में सिर हिलाया। लगातार 2 घंटे गाने ही तो नहीं आते रहे होंगे। बीच में कोई एक आध स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आया होगा। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आया था तो वह भी फिल्मी गानों पर ही आधारित था, इसलिए मुझे विशेष रूप से उसकी याद नहीं। प्रभुदयाल ने हुंकारी भरी। वह कुछ क्षण खामोश रहा और फिर एकाएक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फ्रांकोजा। पीटर फ्रांकोजा अपने स्थान से उठा। उसने धीरे से प्रभुदयाल का हाथ थामकर छोड़ दिया और फिर घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते प्रभुदयाल बड़े सहज स्वर में बोला, एक ऐसी बात और सुनते जाइए जो इस सिलसिले में अपना अगला कदम निर्धारित करने में आपके बहुत काम आएगी। दरवाजे के पास वह ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की तरफ देखा। आपकी जानकारी के लिए, प्रभुदयाल अपलक उसे देखता हुआ बोला, स्थानीय रेडियो स्टेशन के करीब इंडियन ऑयल की कुकिंग गैस की एक एजेंसी का गोदाम है। कल शाम उसमें आग लग गई थी और सैकड़ों गैस सिलेंडर बमों की तरह फूटे थे, जिसकी वजह से ऐसी भीषण आग लगी थी कि सारा रेडियो स्टेशन भी उसकी लपेट में आ गया था। वह रेडियो स्टेशन जिसमें विविध भारती का प्रसारण होता है जलकर खाक हो चुका है। जाहिर है कि यह खबर आपके कानों तक नहीं पहुंची थी। पहुंची होती तो आप यह न कहते कि कल रात 8 से 10 बजे तक आप विविध भारती सुनते रहे थे।
रेडियो स्टेशन जल जाने की वजह से विविध भारती का प्रसारण कल रात नहीं हो रहा था। आपने रेडियो ऑन किया होता तो वह बात आपको मालूम होती। वह अवाक प्रभुदयाल का मुंह देखने लगा। आपकी सूरत बता रही है कि यह बात आपको अभी भी नहीं मालूम है, वरना आपने यह झूठ न बोला होता कि कल रात 8 और 10 बजे के बीच उसी वक्फे में, जबकि आपके जीजा और उनकी गर्लफ्रेंड का कत्ल हुआ था, आप घर पर बैठे रेडियो सुन रहे थे। कत्ल के वक्त के दौरान आप घर में नहीं थे, मिस्टर पीटर फ्रकौंजा, और अगर आप घर पर नहीं थे तो आप कहीं भी हो सकते थे, वहां भी हो सकते थे जहां की वह डबल मर्डर हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कल दिन में किसी वक्त मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा, इसलिए उपलब्ध रहिएगा और रेडियो सुनते होने से ज्यादा विश्वसनीय कोई कहानी गढ़कर तैयार रखिएगा। सच तो लगता है आप बोलेंगे नहीं, इसलिए काफी वक्त दे रहा हूं मैं आपको अपना नया झूठ तैयार करने के लिए। नमस्ते। वह भारी कदमों से चलता हुआ वहां से विदा हो गया। अब तक की मेरी परफॉर्मेंस कैसी है पाठक साहब? प्रभुदयाल ने सवाल किया। बढ़िया, मैं बोला। बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़िया। शुक्रिया, लेकिन यह ना भूलना कि जितने पुलिसियों की नींद तुमने इस केस के लिए हराम की हुई है, अपने मातहतों की जितनी मदद तुम्हें इस केस को हल करने के लिए हासिल है, वह आम तौर पर किसी पुलिस इंस्पेक्टर को हासिल नहीं होती। तो तुम्हारा ग्लैमर बॉय ही कौन सा कुछ अकेला कर लेता है। यूथ क्लब वाले अपने यार रमाकांत के दर्जन 2 दर्जन आदमियों की मदद हासिल कर लेना मामूली बात है उसके लिए। ऊपर से अब तुमने उसे चीफ रिपोर्टर बना दिया है, जिसकी वजह से उसे कई जूनियर रिपोर्टरों को दाएं बाएं दौड़ाने की अतिरिक्त सुविधा हासिल हो गई है। चीफ रिपोर्टर उसे मैंने नहीं, मलिक साहब ने बनाया है। और मलिक साहब को किसने बनाया है? मेरी हंसी निकल गई। पीटर फ्राकौंजा के विदा होते ही प्रभुदयाल ने सबसे पहले उसकी 24 घंटे निगरानी का इंतजाम किया। अभी वह इस काम से निपटा ही था कि सुधाकर लौट आया। मैं विलियम डेनिंग और उसकी बेटी रोज को ले आया हूँ, उसने बताया। गुड, प्रभुदयाल बोला। लाशें दिखाई तुमने उन्हें? जी हाँ, सुधाकर बोला। मरने वाली उसकी बीवी ही है। उसने एक ही निगाह में उसको पहचान लिया था। उसने पादरी को भी पहचाना है। और बच्ची ने? मैंने बच्ची को लाशें नहीं दिखाई। क्यों? साहब, यह मुझे बड़ा अमानवीय कृत्य लगा था। माँ का यूं विभत्स ढंग से कटा हुआ गला देखकर बच्ची। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। प्रभुदयाल खामोश रहा। वे दोनों रिसेप्शन पर बैठे हैं, सुधाकर बोला। मैं उन्हें बुलाकर लाऊं साहब? नहीं, अभी जरा ठहरो। उनको बुलाकर लाने से पहले तुम 1-2 काम नोट कर लो। यस सर। एक तो मरने वालों के और उनके परिवारों के बारे में तुमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी है। यस सर। चर्च की निगरानी अकेला काशीनाथ नहीं कर सकेगा। वहाँ आदमी बढ़ाओ और उन्हें चर्च में स्थित पादरी की स्टडी पर निगाह रखने का विशिष्ट निर्देश दो। यस सर। और हमने चर्च में नियमित रूप से आने वाले लोगों को भी टटोलना है। हमने मालूम करना है कि क्या लोगों को पादरी और मिसेस डेनिंग की आशनाई की भनक थी। समझ गए? यस सर। अब बुलाओ उस आदमी को। सुधाकर बाप बेटी को बुला लाया। सतपाल ने दोनों को पानी पेश किया। विलियम डेनिंग ने पानी का गिलास उठा लिया, लेकिन रोज ने पानी न लिया। प्रभुदयाल के निर्देश पर सतपाल ने जिद न की। फिर ट्रे सहित सतपाल बाहर निकल गया। विलियम डेनिंग एक ठिगना लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी बाहें असाधारण रूप से लंबी थी और उन पर बेहद घने बाल थे। उसका माथा संकरा था और नाक के ऊपर उसकी भवें एक दूसरे से मिली हुई थी। नाक चपटी थी और कान खड़े थे। उसके विपरीत रोज अपने नाम को सार्थक करती मालूम होती थी। उसके चेहरे की रंगत गुलाबी थी और आंखें स्याह काली थी। उसकी आंखों में तैरते आंसू इस बात की चुगली कर रहे थे कि अपनी माँ के अंजाम से वह न वाकिफ नहीं थी। आयु में वह 13-14 साल से अधिक की नहीं मालूम होती थी। मिस्टर डेनिंग, प्रभुदयाल ने पहला सवाल किया, आप जॉर्ज टाउन के इलाके की 15 नंबर इमारत की कोई वाकिफियत रखते हैं? नहीं, वह बोला। कतई नहीं? कतई नहीं।
इलाके का भी मैंने सिर्फ नाम ही सुना हुआ है, वहाँ कभी गया नहीं मैं। आप जानते हैं, आपकी बीवी उस इमारत में अक्सर जाया करती थी। नहीं, इस बारे में कभी कोई शक तो नहीं हुआ आपको? किस बारे में? कि वह इमारत एक प्रेम घरौंदा था और आपकी बीवी वहाँ अक्सर इसलिए जाया करती थी जिसलिए ऐसी जगह इस्तेमाल की जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, वह आवेशपूर्ण स्वर में बोला, यह मेरी बीवी पर एक निहायत बेजा इल्जाम है। सूजन एक भली औरत थी, एक नेक बीवी थी और एक ममतामयी माँ थी। उसे अपने घर बार से बड़ा प्यार था। अपनी बच्ची के भविष्य की उसे चिंता थी। और आपको? लगता है आपको मेरी शराब की लत की खबर लग गई है, इसलिए आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं। आपकी बीवी आपकी शराबखोरी से ऐतराज नहीं करती थी? करती थी, खूब करती थी, लेकिन आप बाज नहीं आते थे। वह खामोश रहा। करते क्या हैं आप? नौकरी करता हूँ। कैसी नौकरी? केयर टेकर की। किस चीज़ की केयर टेकिंग करते हैं आप? एक याट की, जो कि समुद्र में खड़ा है। वह एक फिल्म डायरेक्टर का याट है, जो कि खुद अक्सर शहर से बाहर रहता है। उस याट के केयर टेकर की हैसियत में वह याट मुकम्मल तौर पर आपके कब्जे में रहता है। हाँ, आपको याट चलाना आता है? आता है। कभी चलाते हैं आप उसे? वह हिचकिचाया। मालिक की गैर हाजिरी में याट का आनंद आप कभी कभार ले ही लेते होंगे। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। याट का नाम क्या है? सनराइज। समुद्र में साधारणतः कहाँ खड़ा रहता है यह? पायर नंबर 5 पर। आजकल भी आपका मालिक नगर के बाहर है? हाँ। यानी कि आप आजकल याट की निगाहबीनी कर रहे हैं? हाँ। लेकिन पिछली रात को तो आप याट पर नहीं थे। हमारे सब इंस्पेक्टर को तो आप घर पर मिले थे। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। क्यों? मुझे पीने की तलब लग रही थी। घर पर एक रम की बोतल मौजूद थी, जिसे मैं लेने आया था। मैं घंटे 1.5 घंटे में वापस याट पर पहुंच सकता था। याट को आप यूं अक्सर लावारिस छोड़कर चल देते हैं? नहीं, उस दिन भी मैंने उसे लावारिस नहीं छोड़ा था। पायर पर गुलाम हैदर नाम का मेरा एक दोस्त है। मैं अपनी गैर हाजिरी में याट की निगरानी के लिए उसे कह आया था। ऐसा कितने बजे किया था आपने? 8 बजे। 8 बजे? यानी कि जैसा कि आपका इरादा था, आप 1-1.5 घंटे में वापस याट पर नहीं लौटे थे। हाँ। वजह? रोज घर में अकेली थी। पिछली रात से पहले वह घर में कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। वह अकेली क्यों थी? क्योंकि सूजन, मेरी बीवी, घर में नहीं थी। आपकी बीवी घर में क्यों नहीं थी? और बात को एक ही बार में मुकम्मल कहिए, किस्तों में मत कहिए। मेरी बीवी की तबीयत खराब थी। डॉक्टर का कहना था कि उसके लिए आबो हवा की तब्दीली निहायत ज़रूरी थी। पिछली शाम को वह कुछ दिनों के लिए बड़ौदा में रहती अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गई थी। साथ में वह जो सामान लेकर गई थी, उसकी आपको खबर है? हाँ। क्या सामान था? 2 सूटकेस, फाइबर ग्लास के दरमियाने आकार के 2 सूटकेस, जिनके हैंडलों के पास उसके नाम के प्रथमा अक्षर लिखे हुए थे। SD? हाँ। आपकी बीवी को अलामत क्या थी? पता नहीं, लेकिन उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तबीयत खामखा तो खराब नहीं हो जाती। तबीयत खराब होने की हमेशा कोई वजह होती है। वह खामोश रहा। जिस डॉक्टर ने आबो हवा की तब्दीली की राय दी थी, वह क्या खराबी बताता था आपकी बीवी की तबीयत में? पहले तो कहता था कि उसे बच्चा होने वाला था, लेकिन जब तक लेडी डॉक्टर ने कहा कि वह गर्भवती नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई नर्वस ट्रबल, कोई दिमागी परेशानी थी। यह सिलसिला कब से चल रहा था? कोई 3-4 महीने से। डॉक्टर कौन है आप लोगों का? डॉक्टर SK बागची। कहाँ पाया जाता है? लिंटन रोड पर उसका क्लिनिक है। सुधाकर? यस सर। सब कुछ नोट कर रहे हो ना? यस सर। तो मिस्टर डैनिंग, पिछली रात यार्ड पर होने की जगह आप अपने घर पर थे? हाँ। क्या करते रहे आप घर पर? बस बैठा रहा और रोज से बातें करता रहा, इसका दिल लगाने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने इसे सुला दिया। बेटी? प्रभुदयाल बड़े मीठे स्वर से रोज से संबोधित हुआ।
तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं? उसने बड़ी निश्चलता से इनकार में सिर हिलाया। विलियम सकपकाया। उसने कठोर नेत्रों से रोज को देखा। अच्छा, प्रभुदयाल बोला, असल में क्या करते रहे थे तुम्हारे पापा? बैड रम पीते रहे थे और शायद मम्मी की याद करते रहे थे। इन्होंने बहुत पी थी, फिर इन्होंने मुझे नहीं, मैंने इन्हें सुलाया था। आई सी। प्रभुदयाल ने विलियम की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठा था। घर में और कौन था? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। कोई नहीं, रोज बोली। मिस्टर डेनिंग, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बीवी की फादर जोसेफ कॉटन से आशनाई थी? और मैं आपको फिर जवाब दे रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आप ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपकी बीवी मर चुकी है और उसकी मौत के बाद उसकी छवि धूमिल हो, ऐसा आपको गवारा नहीं? यह बात नहीं है। आपकी बीवी के पादरी साहब से ताल्लुकात तो थे, लेकिन वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे ताल्लुकात की तरफ आपका इशारा है। तो कैसे ताल्लुकात थे? वैसे ही जैसे एक चर्च जाने वाले के अपने पादरी से, अपने रहनुमा से, अपने धर्मोपदेशक से होने चाहिए, होते हैं। आपकी बीवी पादरी से काफी मिलती जुलती थी। हाँ, लेकिन किसी प्रेम घरौंदे में नहीं। आई सी। और उस मिलने जुलने की भी वजह थी। क्या वजह थी? मेरी बीवी उसके माध्यम से मुझ पर यह दबाव डलवाना चाहती थी कि मैं अपनी पीने की आदत छोड़ दूं, और इसी वजह से फादर कॉटन मेरे घर बार में जो अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था, वह मुझे गवारा नहीं था। मेरी बीवी शराबखोरी की कहानियां उसे सुनाने के लिए अक्सर उसके पास पहुंच जाया करती थी। उसके रोज रोज यूं चर्च में पहुंच जाने की वजह से फादर कॉटन शायद यह सोचने लगा था कि वह मेरे से बहुत ही दुखी थी और हालात सूजन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। शायद यही सोचकर उसने मेरी बीवी को राय दी थी वह मुझे छोड़ दे और रोज को अपने साथ ले जाए। जब यह बात मुझे मालूम हुई तो मुझे पादरी पर बहुत ताव आया। आप ही बताइए, पादरी का काम लोगों को सही विवेकपूर्ण राय देना होता है या उन्हें गलत राह पर लगाकर लोगों के घर उजाड़ना होता है? तब मैंने कह दिया सूजन को कि वह पादरी के पास जाकर अपने दुखड़े रोने फौरन बंद कर दे। वह मान गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी उस बात का नतीजा सामने आने से पहले ही उसकी डॉक्टर की राय पर मुझे उसे बड़ौदा भेज देना पड़ा था। आई सी। रोज बेटी, कल तुम्हारी मम्मी बड़ौदा की ट्रेन पकड़ने के लिए घर से रवाना हुई थी। उस वक्त मूड कैसा था उनका? मम्मी रो रही थी, रोज बोली, और मुझे बार बार प्यार कर रही थी। लगता था वह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ दिन की तो बात थी, लेकिन वह तो यूं भावुक हो रही थी जैसे वह कभी लौटकर ना आने वाली हो, जैसे वह आखिरी बार मुझे देख रही हो। बात वह फफक कर रो पड़ी। सच ही निकली, दोबारा न देख सकी मम्मी मुझे। प्रभुदयाल ने उसे ढांढस बंधाया। वह खामोश हुई और वह फिर विलियम से संबोधित हुआ। आप अपनी बीवी को गाड़ी में चढ़ाने के लिए स्टेशन पर नहीं गए थे? विलियम ने इनकार में सिर हिलाया। वजह? सूजन ऐसा नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि स्टेशन पर वह फिर रोने लगेगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जिद की वजह से ही मैंने उसे एक स्कूटर पर बिठाकर स्टेशन के लिए रवाना कर दिया था। स्कूटर कहाँ से पकड़ा था आपने? लिंटन रोड के अड्डे से। सुधाकर, उस स्कूटर वाले को तलाश करना होगा। यस सर। आपके घर में फोन है? प्रभुदयाल ने विलियम से नया सवाल किया। है, विलियम बोला। जिस डायरेक्टर साहब का याट है, उन्होंने ही मुझे घर पर टेलीफोन लगवाकर दिया हुआ है। बिल भी वही देते हैं। आपकी बीवी कभी टेलीफोन पर पादरी से बात करती थी? हो सकता है करती हो, मुझे पक्का नहीं पता। रोज, पिछली शाम तुम्हारी मम्मी ने क्या फादर जोसेफ कॉटन को फोन किया था? मम्मी ने? रोज बोली। किसी को फोन किया तो था, लेकिन किसको किया था यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन फोन उसने किया था। हाँ, फोन तो किया था। वक्त का कोई अंदाजा हो? तब 6:45 बजे थे। ठीक 6:45? हाँ। तुमने घड़ी देखी थी? हाँ, यही। वह अपनी कलाई पर बंधी नन्ही सी घड़ी प्रभुदयाल को दिखाती हुई बोली। घड़ी देखी थी।
प्रभुदयाल ने उस घड़ी के टाइम का अपनी घड़ी से मिलान किया तो पाया कि रोज की घड़ी एकदम सही टाइम दे रही थी। घड़ी की तरफ तुम्हारी तवज्जो कैसे गई थी? मैं उस वक्त बाथरूम में थी और नहाने की तैयारी कर रही थी। नहाने से पहले जब मैंने कलाई पर से घड़ी उतार कर रखी थी तो टाइम पर मेरी निगाह पड़ गई थी। जब मुझे टेलीफोन पर कही गई मम्मी की पहली हेलो सुनाई दी थी, तभी मेरी घड़ी के डायल पर निगाह पड़ी थी। तब ठीक 6:45 बजे थे। तुमने सुना था मम्मी फोन पर क्या कह रही थी? नहीं, मुझे बस हेलो ही सुनाई दी थी, और वह भी क्योंकि हेलो उसने अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में कहा था। साथ में बाथरूम में नलका भी चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे यह तो मालूम हो रहा था कि मम्मी फोन पर थी, लेकिन वह क्या कह रही थी वह मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बीच में एक बार एक क्षण के लिए मैंने नलका बंद किया था, तो मैंने मम्मी को सिर्फ इतना कहते सुना था, ठीक है 8 बजे। तुरंत बाद मुझे रिसीवर को क्रेडिल पर रखे जाने की आवाज आई थी। ठीक है 8 बजे, प्रभुदयाल ने धीरे से दोहराया। यह कहा था फोन पर तुम्हारी मम्मी ने? जी हाँ, 8 बजे मम्मी की बड़ौदा की ट्रेन का टाइम था। मैं यही समझी थी कि मम्मी किसी को अपने सफर के बारे में बता रही थी। आई सी। प्रभुदयाल एक क्षण खामोश रहा और फिर विलियम की तरफ घूमा। मिस्टर डेनिंग, आपकी बीवी, जो कि आपको लेकर अक्सर पादरी साहब से बात किया करती थी, ऐसा क्या महज इसलिए करती थी क्योंकि वह उस चर्च का पादरी था जिसके कि आप अनुयायी थे, या कोई और भी बात थी जो उसे अपनी घरेलू समस्याएं पादरी साहब से डिस्कस करने को प्रेरित करती थी? हो सकता है, विलियम कठिन स्वर में बोला, कि उसे फादर कॉटन का भरोसा इसलिए भी ज्यादा हो क्योंकि कभी वह उसके लिए काम किया करती थी। काम? कैसा काम? चर्च की समूह गान की लाइन में खड़ी होकर धर्म गीत गाने का काम? नहीं। तो वह पहले फादर कॉटन की स्टेनोग्राफर हुआ करती थी। अच्छा, पादरी साहब के पास स्टेनोग्राफर की नौकरी करती थी वह? हाँ, फादर कॉटन बहुत विद्वान व्यक्ति है, डॉक्टरेट तक कर चुका है। उसे ऐसे सेक्रेटरियल सहायता की हमेशा जरूरत रहती है। यह कब की बात है? 4 साल पहले की। नौकरी छोड़ी कब आपकी बीवी ने? 2 साल पहले। यानी कि 2 साल तक वह पादरी साहब की सेक्रेटरी रही थी। हाँ। नौकरी छोड़ी क्यों उसने? सूजन की पादरी की बीवी से नहीं बनती थी। मिसेस कॉटन को चर्च के निज़ाम के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। इसी वजह से वह सूजन पर भी हावी होने की कोशिश करती थी, जो कि सूजन को गवारा नहीं था। मिसेस कॉटन की नुक्ताचीनी और दखल अंदाजी से तंग आकर ही सूजन ने नौकरी छोड़ी थी। पादरी साहब की सेक्रेटरी के तौर पर किसी ने उसकी जगह तो ली होगी। ली थी। सिल्विया नॉरिस नाम की एक लड़की ने ली थी। आजकल वह पादरी साहब की सेक्रेटरी है। हाँ। सूजन से पहले उनकी सेक्रेटरी कौन थी? हेलन रिडली नाम की एक महिला। आपने अभी कहा कि मिसेस कॉटन को चर्च के निज़ाम के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पैसे वाली औरत है। क्योंकि उसका बड़ा भाई पीटर फ्रांकोजा पैसे वाला आदमी है और चर्च की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन का जिगरी यार है। मिसेस कॉटन और उसके भाई तो चर्च को अपनी बपौती मानते हैं, और इस बात का वे फादर कॉटन तक पर एहसान जताते थे कि उनकी वजह से वह इतने संपन्न और माने हुए चर्च का पादरी था। आई सी। प्रभुदयाल एक क्षण के लिए ठिठका और फिर बोला, मिस्टर डेनिंग, क्रिश्चियन होते हुए भी आपकी बीवी की हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी क्यों थी? हिंदू रीति रिवाजों की दिलचस्पी? उसके चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपकी बीवी की लाश के मुआयने से यह जाहिर होता है कि वह अपनी मांग में सिंदूर भरती थी। ओह, वह? ऐसा तो वह मेरी जिद पर करती थी। आपकी जिद पर? जी हाँ, मेरी बीवी विलायती पोशाकों की जगह साड़ी पहनने की ज़्यादा शौकीन थी। जब वह साड़ी पहनती थी तो मेरा जी चाहता था कि वह मांग में सिंदूर भी भरे। मेरे अनुरोध पर ही जब वह साड़ी पहनती थी तो मांग में सिंदूर भी भर लेती थी। ओह, इसी को आप हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी का दर्जा दे रहे थे, या कोई और भी बात थी? नहीं, और कोई बात नहीं थी। विलियम खामोश रहा। आप शुरू से ही राजनगर के रहने वाले हैं?
जी नहीं, पहले हम गोवा में रहते थे। वहाँ आपका काम धंधा क्या था? मैं मछली मारों के काम आने वाली किश्तियाँ बनाने वाला कारीगर था। प्रभुदयाल की मुझसे निगाह मिली। मैं जानबूझकर परे देखने लगा। गोवा और अपना यह धंधा। प्रभुदयाल फिर विलियम से संबोधित हुआ। आपने क्यों छोड़ा? मेरी पीठ में ऐसी चोट लग गई थी जिसके ठीक हो जाने के बाद भी अधिक परिश्रम का काम करना मेरे लिए संभव नहीं रहा था। तभी इत्तेफाक से मुझे फिल्म डायरेक्टर मधोक साहब मिल गए थे। उन्हें राजनगर में अपने यार के लिए एक भरोसे के केयर टेकर की जरूरत थी, सो हम गोवा छोड़कर राजनगर आ गए। यहाँ पादरी साहब से आप लोगों की वाकिफियत कैसे हुई? उनके चर्च में जाने की वजह से। हमारे इलाके में वही तो एक चर्च है। पादरी साहब की आपकी बीवी से घनिष्ठता कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब, वह ताव खा गया। आप फिर शरारती बात कह रहे हैं। आप घनिष्ठता को बहुत गलत मायनों में ले जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मेरी बीवी की फादर कॉटन से वैसी कोई घनिष्ठता नहीं थी जैसे कि आप साबित करने पर तुले हुए हैं। मैं अपनी बीवी पर इस प्रकार का कोई लांछन सुनने को तैयार नहीं। सूजन फादर कॉटन के पास उसकी सेक्रेटरी की नौकरी करती थी, या वह मेरे शराबी होने की वजह से अपने दुखड़े उसके सामने रोती थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरे प्रति वफादार नहीं थी। और फिर मैं क्या अंधा हूँ? क्या उन दोनों में कोई ऐसी वैसी रिश्तेदारी होती तो मुझे क्या खबर न लगती? आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं? प्रभुदयाल ने पैंतरा बदला। जिसकी आपकी बीवी से अदावत हो, अनबन हो या दुश्मनी हो? दुश्मनी की हद तक मेरी बीवी की खिलाफत करने वाले किसी शख्स को मैं नहीं जानता। अलबत्ता एक ऐसे शख्स को मैं जरूर जानता हूँ जो कि मेरी बीवी को नापसंद करता था, और जितनी उसे मेरी बीवी नापसंद थी उतना ही उसे फादर कॉटन भी नापसंद था। कौन हुआ वो शख्स? टोनी फ्राकोंजा। उस साले के दिमाग में भी कोई नुक्स है। उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह कब क्या कर बैठे। सूजन जब चर्च में फादर कॉटन की सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी तो कई बार टोनी ने ऐसी हरकतें की थी जिनकी वजह से सूजन उसका खौफ खाने लगी थी। एक बार तो उसने सूजन पर चाकू से हमला तक करने की कोशिश की थी। बहुत डरती थी सूजन टोनी से। वह कहती थी कि वह जो कुछ करता था उसे करने के लिए पादरी की बीवी उसे प्रेरित करती थी। क्यों? वह क्या जलती थी सूजन से? शायद जलती हो। किस लिए? उन दोनों में किन्हीं गलत ताल्लुकात के अंदेशे से? मुमकिन है, लेकिन गलत ताल्लुकात आपके ख्याल से उन दोनों में हरगिज भी नहीं थे। नेवर। किसी ने टोनी को आपकी बीवी पर चाकू से हमला करते देखा था? शायद देखा हो, याद नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए। हैंगओवर की वजह से इस वक्त मेरा सिर भारी हो रहा है और मैं दिमाग पर जोर दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ। शायद कल मुझे ऐसे किसी शख्स की याद आ जाए। वैसे होंगे ऐसे कई लोग, रोज बोली। मम्मी खुद कहती थी। अब आप बिल्ली के बारे में बताइए। बिल्ली? विलियम सकपकाया। पालतू बिल्ली, प्रभुदयाल बोला। आपकी बीवी की पालतू बिल्ली, माथे पर काले चकते वाली, पूंछ कटी सफेद बिल्ली। डार्लिंग नाम है उसका। ऐसी कोई बिल्ली तो मेरी बीवी के पास नहीं थी। आजकल तो कैसी भी कोई बिल्ली मेरी बीवी के पास नहीं थी। आजकल से क्या मतलब? मेरी बीवी को बिल्लियों से बहुत लगाव है। बिल्ली पालने का बहुत शौक भी है उसे। पहले उसके पास एक बिल्ली हुआ करती थी, लेकिन वह भूरी थी और वह तो कब की मर भी चुकी है। सुधाकर, मिस्टर डेनिंग को बिल्ली दिखाओ। पूंछ कटी सफेद बिल्ली विलियम डेनिंग को दिखाई गई, लेकिन बकौल उसके उसने वह बिल्ली जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। रोज का भी वही जवाब था। प्रभुदयाल ने बिल्ली वापस भिजवा दी। हमें, वह बोला, आपके घर की तलाशी लेनी होगी मिस्टर डेनिंग। आपको कोई ऐतराज? उसने इनकार में सिर हिलाया। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, लेकिन पूछताछ के लिए आपको दोबारा तलब किया जा सकता है। उसने फिर सहमति में सिर हिलाया और पूछा, हमें लाश कब मिलेगी? पोस्टमार्टम के बाद, शाम को या कल सुबह। फिर पिता पुत्री वहां से विदा हो गए। एक बात तो पक्की है, उनके वहां से जाते ही प्रभुदयाल बोला,
कल 6:45 बजे पादरी की और सूजन की टेलीफोन पर बात हुई थी। उस टेलीफोन वार्तालाप का सूजन की तरफ कुछ टूटा फूटा भाग उसकी बेटी ने सुना था और पादरी की तरफ उसका एक अंश उसकी बीवी ने सुना था। दोनों के बयानात साफ जाहिर करते हैं कि ठीक 8 बजे वे दोनों कहीं मिलने वाले थे। शायद स्टेशन पर, सुधाकर बोला, क्योंकि बकौल रोज 8 बजे सूजन की बड़ौदा की गाड़ी जानी थी। लेकिन स्टेशन तो वह गई ही नहीं, गाड़ी तो उसने पकड़ी ही नहीं। अगर वह स्टेशन पर गई होती तो वह जॉर्ज टाउन कैसे पहुंच गई होती, जहां कि हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि उसका और पादरी का कत्ल हुआ। वह घर से अकेली निकली थी। सी ऑफ के लिए उसने अपने पति को अपने साथ स्टेशन नहीं आने दिया। इसलिए नहीं आने दिया था क्योंकि स्टेशन जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। बंसल एक ही तर्क संगत जगह है जहां की उसने पादरी से 8 बजे की मुलाकात फिक्स की हो सकती थी। उनका लव नेस्ट, सुधाकर बोला। एग्जैक्टली, जॉर्ज टाउन का वह खाली मकान ही वह जगह थी जहां दोनों 8 बजे मिलने वाले थे। सुधाकर खामोश रहा। वह बहुत प्रभावित दिखाई दे रहा था। कई क्षण खामोशी रही। सुधाकर, अंत में प्रभुदयाल बोला, अब तुम्हारे जिम्मे बहुत से काम हो गए हैं। मैंने, सुधाकर बोला, सब नोट कर लिए हैं साहब। एक काम और भी नोट कर लो। मालूम करने की कोशिश करना कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि टोनी फ्रांकोजा ने कभी सूजन डेनिंग पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही नोट कर लिया है साहब। गुड। सुधाकर, अभी हमने जितने लोगों से इंक्वायरी की है उनमें से तुम्हें कोई हत्यारा लगा? अभी तो कहना मुहाल है साहब। अभी तो इनमें से कोई भी हत्यारा हो सकता है या सभी बेगुनाह हो सकते हैं। और फिर सबकी इंक्वायरी तो मैंने सुनी भी नहीं साहब। प्रभुदयाल ने मेरी तरफ देखा और बोला, आपका क्या ख्याल है जनाब? मैं अपना ख्याल अभी से कैसे जाहिर कर दूं? मैं बोला, मैंने अपना ख्याल जाहिर कर दिया तो सारा खेल ही नहीं खत्म हो जाएगा। क्या कहने? सुधाकर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। पट्टा यूं कह रहा है जैसे हत्यारों को पहले से ही जानता हो। जन्नत, मधुबनी से कत्ल के कितने केस हल करके यहाँ आया है? मैं खामोश रहा। वैसे साहब, सुधाकर प्रभुदयाल से बोला, अगर गिनती की जाए तो सबसे ज्यादा बातें विलियम डेनिंग के ही खिलाफ जाती हैं। कैसे? साहब, पहले तो वह यही साफ झूठ बोलता मालूम होता है कि उसे अपनी बीवी के पादरी से अफेयर की खबर नहीं थी। यह बात तो उसे शर्तिया पता थी कि पादरी ने उसकी बीवी को शीशे में उतारा हुआ था। दूसरी, वह शराबी है और यह भी स्थापित हो चुका है कि वह नशे में खूंखार होता है। तीसरी, रात को जब उसे यार्ड पर होना चाहिए था वह अपने घर पर था। चौथे, वह पहले किश्तियां बनाने वाला कारीगर था और जिस किश्ती में लाशें पाई गई थी वह किसी द्वारा ताजी गढ़कर ही तैयार की गई किश्ती थी। वेरी गुड। लेकिन अगर विलियम को अपनी बीवी के पादरी से ताल्लुक की खबर थी तो जो कदम उसने अब उठाया वह पहले क्यों नहीं उठाया? साहब, पानी अभी सिर से ऊंचा हुआ होगा। उसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अब तक वह किसी तरह बर्दाश्त करता रहा होगा, लेकिन अब सिलसिला उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा। चलो मान लिया, लेकिन कत्ल जॉर्ज टाउन में हुए हैं, जिसकी 15 नंबर इमारत में पादरी और उसकी बीवी का प्रेम खरोंदा था। धनीराम की गवाही साफ जाहिर करती है कि इस इमारत को मिस्टर एंड मिसेस चाल्मर के नकली नाम से किराए पर लेने वाले यही दोनों थे। फिर उस इमारत की विलियम को खबर क्यों कर हुई? खबर हुई तो वह कई दिनों में मुकम्मल होने वाली किश्ती ठोकने के काम को वहां क्यों कर अंजाम दे पाया? लीलावती का कहना है कि वहां से ठोका पीटी की आवाजें रात को आती थी। रात को तो विलियम ने यार्ड पर होना होता है, फिर वह वहां कैसे पहुंचता रहा? पहुंचता रहा तो यूं चोरों की तरह वहां दाखिल होने वाले किसी बाहरी आदमी की खबर चौकीदार को, किसी अड़ोसी पड़ोसी को या खुद पादरी और सूजन को ही क्यों न लगी? यह सब हुआ भी हुआ हो तो कत्ल के बाद उसने पादरी की घड़ी और अंगूठी क्यों उतारी, जबकि उसने अपनी बीवी के जिस्म पर मौजूदा जेवर नहीं उतारे? पादरी की जेब में मौजूद नोटों का पुलंदा
क्यों नहीं निकाला? कत्ल उसने ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर किए हो सकते हैं, ना कि चोरी की नीयत से। सुधाकर खामोश रहा। फिर हत्यारा अगर विलियम है तो पीटर फ्रांकोजे ने झूठ क्यों बोला? उसने क्यों कहा कि हत्या के समय वह घर पर था, जबकि वह घर पर नहीं था? पीटर क्या पादरी के परिवार के सभी लोगों का व्यवहार बड़ा रहस्यपूर्ण है। कहीं वे लोग विलियम को खबर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे साहब? वो किस लिए? पीटर अपने जीजा के कत्ल के लिए जिम्मेदार आदमी की खातिर भला झूठ क्यों बोलेगा? बीवी को, दूसरे भाई को, विलियम के अंजाम की फिक्र भला किस लिए? तभी एक पुलिसिया वहां पहुंचा। उसने प्रभुदयाल को सैल्यूट मारा और बोला, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है साहब। लाओ, प्रभुदयाल बोला। पुलिसिये ने एक टाइपशुदा फुल स्केप कागज प्रभुदयाल को सौंप दिया। प्रभुदयाल रिपोर्ट पढ़ता हुआ बोला, दोनों 38 कैलिबर की एक ही रिवॉल्वर की गोलियों से मरे हैं और मिसेस जेनिंग का गला उनकी मौत के बाद काटा गया था। गर्भवती वह नहीं थी। उसने रिपोर्ट एक ट्रे में डाल दी और सामने लगी वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। आज हमने बहुत काम करने हैं, वह यूं बोला जैसे अपने आप को समझा रहा हो, और उन कामों के लिए हमें काफ़ी आदमियों का इंतज़ाम करना होगा। हमें दोनों परिवारों के सदस्यों को फिर से और ज़्यादा बारीकी से क्रॉस क्वेश्चन करना होगा। उन लोगों की निगरानी का भी इंतज़ाम करना होगा। इन लोगों का साफ कोई में विश्वास नहीं मालूम होता। इन लोगों में से हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। हमने पता लगाना है कि कौन क्या छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है। टोनी का दिमाग कमज़ोर बताया गया है। यह भी मालूम करना होगा कि कहीं उसे पागलपन का कोई दौरा तो नहीं पड़ता। यह जुर्म किसी ऐसे आदमी का भी हो सकता है जो वक्ती तौर पर अपना दिमागी तवाजन खो बैठा हो। सुधाकर, सुन रहे हो? यस सर, सब सुन रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ। अब एक इंतहाई ज़रूरी काम हेलन रिडली को तलाश करना है। हेलन रिडली? वह स्त्री जो सूजन से पहले पादरी की सेक्रेटरी थी। ओह, वह जिसका जिक्र विलियम ने किया था। हाँ, और जिसकी नौकरी हो सकता है सूजन ने जबरन हथियाई हो। साहब, इस लिहाज से तो हमें पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी से भी बात करनी चाहिए। डेफिनेटली। पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी का नाम सिल्विया नॉरिस है, उसका भी पता लगाओ। यस सर। आमतौर पर लोग अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से, खास तौर से तब जबकि प्राइवेट सेक्रेटरी स्त्री हो, कुछ नहीं छुपाते। वे उनके सामने ऐसी कई बातों का जिक्र कर देते हैं जिन्हें वे साधारणतः किसी के सामने जुबान पर लाना पसंद नहीं करते। ये दोनों ही औरतें पादरी के बहुत करीब रही हैं। ये हमें बहुत कारामद बातें बता सकती हैं। इनके माध्यम से हमें पादरी की अंदरूनी जिंदगी में बहुत गहरा झांकने का मौका मिल सकता है। यू आर राइट सर। और पीटर फ्राकोंजा हमारी तवज्जो का खास हकदार होना चाहिए। आखिर उसने हमसे झूठ बोला है, ऐसा झूठ बोला है जिसे हम पकड़ चुके हैं। यस सर। लेकिन साहब, हाँ, क्यों न हम पीटर फ्राकोंजा को गिरफ्तार करके उससे उसका झूठ जबरदस्ती कुबुलवाने की कोशिश करें? ऐसा भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी निगरानी का सिलसिला ही चलने दो। बाद में जब और रिपोर्ट जमा हो चुकी होगी तो यह कदम भी उठाएंगे। यस सर। और अब? प्रभुदयाल ने एक जोर की जमाई ली। मुझे थोड़ा आराम करने का मौका दो। यस सर। इस प्रकार भोर की पहली किरण के साथ एक बड़ी ही हलचल भरी रात का समापन हुआ। 10 बजे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल फिर हेडक्वार्टर में था। उसने शेव वगैरह कर ली हुई थी और वर्दी बदल ली हुई थी। वह 2-2.5 घंटे से ज़्यादा सो पाया हो, ऐसा संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उस वक्त वह बिल्कुल तरोताज़ा लग रहा था। मैंने उसे बताया कि प्रेस रूम में प्रेस प्रतिनिधि जमा थे और सब उससे स्टेटमेंट हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। उनमें सुनील भी है? प्रभुदयाल ने पूछा। जाकर देख लो, मैं बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला। देखता हूँ, आओ। हम प्रेस रूम में पहुंचे। वहां 2 दर्जन से अधिक प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रभुदयाल की निगाह पैनी होती हुई सारे कमरे में फिर गई। सुनील वहां नहीं था, लेकिन उसके अखबार के प्रतिनिधि के रूप में
अर्जुन वहां मौजूद था। प्रभुदयाल ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन समीप पहुंचा। तुम्हारा जोड़ीदार नहीं दिखाई दे रहा? प्रभुदयाल ने पूछा। कौन? सुनील। सुनील साहब मेरे जोड़ीदार नहीं, मेरे बॉस हैं। जो कुछ भी हैं, दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी आजकल छुट्टी पर हैं। क्यों? खैरियत तो है? अब खैरियत है। मतलब यह है कि वैसे वे अस्पताल में हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं, खैरियत से हैं। अस्पताल में हैं? क्यों, क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है, बैल मुझे मार। मतलब? सर, माई बॉस कैन नॉट सी अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। यानी कि फिर किसी मुसीबत जता हसीना की मदद की फिराक में अपनी जान पर खेल गया था। और नहीं तो क्या, एक फरियाद सुनी किसी मुसीबत जदा हसीना की कि कृष्ण भगवान की तरह दौड़े चले गए हमारे गुरुजी। बस सिर्फ नंगे पांव होने की कसर थी। क्या हुआ था? कल शाम शंकर रोड पर एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। गुरुजी ने बकौल उनके उसका पुलंदा बांध दिया, लेकिन अभी वे लड़की के साथ शंकर रोड पर ही थे कि लड़का अपने 4 हिमायतियों के साथ वापस लौटा। गुरुजी उन चारों के साथ भी भिड़ गए। बदकिस्मती से एक के पास रिवॉल्वर थी। उसने गुरुजी पर गोली चला दी। उनकी तकदीर अच्छी थी कि गोली बाएं कंधे में लगी और उनका अगला कदम अस्पताल में पड़ा। गोली 3 इंच बाएं आकर लगी होती तो वही कदम जहन्नुम में भी पड़ सकता था। वे लड़के पकड़े गए या भाग गए? रिवॉल्वर वाले के अलावा सब पकड़े गए हैं। वह भी पकड़ा जाएगा। ऐसे मामलों में जब एक जना पकड़ा जाए तो उसके बाकी के संगी साथी बचे नहीं रह सकते। आई सी। तो चीफ रिपोर्टर साहब अस्पताल में हैं। प्रभुदयाल ने एक बड़ी अर्थपूर्ण निगाह मेरी तरफ डालते हुए सवाल किया। जी हाँ। कौन से अस्पताल में? विक्टोरिया जुबली। जानकर खुशी हुई। जी, गुरुजी घायल हैं, आपको यह जानकर खुशी हुई? नहीं, प्रभुदयाल हड़बड़ाकर बोला। यह जानकर खुशी हुई कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें कि वह यहाँ आकर मौजूदा केस की तफ्तीश में अपनी टांग अड़ा सकें। ओह, यह पहला मौका है जबकि राजनगर में कोई ऐसा कत्ल का केस हुआ है जिसकी तफ्तीश मेरे जिम्मे है, लेकिन जिसमें सुनील की टांग नहीं अड़ी हुई। अच्छा जी। हाँ, अब केस के बारे में कुछ बताइए। बताता हूँ, सबको बताता हूँ। फिर प्रभुदयाल सबसे मुखातिब हुआ। उसने संक्षेप में पहले डबल मर्डर केस का विवरण दिया और फिर रिपोर्टरों के सवालों के जवाब दिए। अंत में वह प्रेस रूम से बाहर निकला। वह ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। उसके दोनों लेफ्टिनेंट सब इंस्पेक्टर बंसल और सब इंस्पेक्टर सुधाकर वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने उठकर प्रभुदयाल को सैल्यूट मारा। प्रभुदयाल ने सैल्यूट का जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बैठो, वह बोला। थैंक यू सर, दोनों समवेत स्वर में बोले और उसके सामने बैठ गए। क्या खबर है? प्रभुदयाल ने पूछा। कई खबरें हैं साहब, बंसल बड़े तत्पर स्वर में बोला। वेरी गुड, शुरू करो। पहले तो उस टिम्बर मर्चेंट का पता लग गया है जिसके यहाँ से जॉर्ज टाउन की 15 नंबर इमारत में किश्ती बनाने लायक लकड़ी के तख्त चीर कर गए थे। वही टिम्बर मर्चेंट बढ़ईगिरी के औजार भी रखता है। टिम्बर मर्चेंट का नाम हरनाम सिंह है और उसकी दुकान का नाम न्यू पंजाब टिम्बर स्टोर है। यह दुकान सुभाष नगर में है, जो जॉर्ज टाउन से कोई 3 मील दूर है। मुझे मालूम है, आगे बढ़ो। हरनाम सिंह ने खरीदार के बारे में बताया कुछ? खरीदार उसके लिए अजनबी था, लेकिन बकौल उसकी शक्ल सूरत उसे अच्छी तरह से याद है। उसे खूब याद है कि पिछले महीने उसके जॉर्ज टाउन की 15 नंबर की इमारत में बढ़ईगिरी के कुछ औजार और कुछ खास नाप जोक के तख्ते अपनी आरा मशीन पर कटवाकर भिजवाए थे। हुलिया क्या बयान किया उसने खरीदार का? बंसल ने हुलिया बताया। यह हुलिया तो पादरी का मालूम होता है। मालूम तो होता है साहब, बात कुछ जमती नहीं। हालात तो बताते हैं कि किश्ती लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार की गई थी। फिर ऐसा क्यों कर हुआ कि किश्ती बनाने के सामान का ऑर्डर पादरी ने दिया, ऐसे शख्स ने दिया जिसका खुद का कत्ल हुआ है? बंसल खामोश रहा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे।
खैर, आगे बढ़ो। अब फटे हुए कागज पर लिखी उस नामुकम्मल चिट्ठी को याद कीजिए जो सूजन के नाम थी और जो लिखने वाले के माय डियरेस्ट थी। हमने चर्च से पादरी की हैंडराइटिंग का नमूना हासिल किया और वह नमूना उस चिट्ठी के साथ अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सौंप दिया था। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों हैंडराइटिंग हूबहू मिलती हैं, यानी कि सूजन को वह चिट्ठी पादरी ने ही लिखी थी। जाहिर है, क्या यह अजीब बात नहीं कि जिस औरत से पादरी आम मिलता था उसे उसको चिट्ठी लिखने की जरूरत महसूस हुई और वह चिट्ठी पाई भी खुद उसकी अपनी जेब में गई। अजीब बात तो है साहब। आगे बढ़ो। धनीराम को जो टेलीग्राम तारकपुर से भेजी गई थी उसके बारे में भी हमने पूछताछ की। टेलीग्राम फॉर्म टाइप किया हुआ था, इसलिए हैंडराइटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस पर हस्ताक्षर तो टाइप किए हुए नहीं होंगे। भेजने वाले का नाम पता तो होगा उस पर। हस्ताक्षर थे साहब, लेकिन वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट थे कि उनसे कुछ मालूम हो पाना असंभव था और नाम पता फर्जी निकला है। ओह, टेलीग्राम की फोटोकॉपी हासिल हुई? हुई साहब। ठीक है, उसे संभाल कर रखना। जरूर साहब। डाक खाने का स्टाफ टेलीग्राम भेजने वाले के बारे में क्या कहता है? साहब, इत्तेफाक से वह टेलीग्राम रिसीव करने वाले क्लर्क को टेलीग्राम भेजने वाले का हुलिया खूब याद है। वेरी गुड। दरअसल वह एक छोटा सा तारघर है जहां से एक दिन में एक आध तार ही जाती है। इसीलिए क्लर्क को धनीराम के नाम भेजी वह तार बुक कराने वाला आदमी याद रह पाया और उसने उसका हुलिया बयान कर दिया। क्या हुलिया बयान किया उसने? वही जो टिम्बर स्टोर वाले सरदार हरनाम सिंह ने किया था। फिर तो हुलिये में शर्त या कोई गड़बड़ है। हमारी थ्योरी है कि धनीराम को वह तार भेजने वाला शख्स भी हत्यारा था, जो कि धनीराम को उस तार के बहाने से घटना स्थल से हटा देना चाहता था। अब पादरी भला अपना हत्यारा कैसे हो सकता है? बंसल खामोश रहा। इसका एक ही मतलब हो सकता है, प्रभुदयाल विचारपूर्ण स्वर में बोला, कि लकड़ी खरीदने वाले का और टेलीग्राम भेजने वाले का हुलिया इत्तेफाक से ही पादरी से मिलता जुलता है। हो सकता है। ऐसे मामलों में हुलिया बयान करने वाले की काबिलियत का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तुम एक काम करो। तुम टिम्बर स्टोर वाले हरनाम सिंह और तार घर वाले बाबू को यहाँ तलब करो और उन्हें पादरी की लाश दिखाओ। फिर असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। बेहतर। अब आगे बढ़ो। हमने विलियम डैनिंग और पीटर फ्रांकोजा के बारे में काफ़ी पूछताछ की है। हमारी जांच यही कहती है कि हत्या के वक्त दोनों ही घर से गैर हाजिर रहे हो सकते हैं। पीटर का झूठ तो वैसे भी उसकी अपनी गलत बयानी से ही पकड़ा जा चुका है। विलियम भी यह साबित करके नहीं दिखा सकता कि हत्या के समय वह घर पर बैठा रम पीता रहा था और फिर नशे में धुत होकर सो गया था। लेकिन लड़की कोई दूध पीती बच्ची नहीं, वह 14 साल की है। उसे ऐसा कहने के लिए सिखाया भी जा सकता है। अपने बाप की खातिर झूठ बोलने के लिए वह तैयार हो सकती है। यू आर राइट। हमने चर्च के एल्बर्ट नाम के उस कर्मचारी से बात की थी जिसका जिक्र मिसेस कॉटन ने किया था। उसने इस बात की तस्दीक की है कि विलियम ने एक धमी प्रदेश के बाद कई लोगों के सामने पादरी को जान से मारने की धमकी दी थी। बकौल एल्बर्ट, उसने पादरी से कहा था, हरामजादे, मैं तेरी वो गत बताऊंगा कि तू दोबारा कभी सूजन पर, रोज पर या मुझ पर अपनी गंदी निगाह नहीं डाल पाएगा। इस बात की तस्दीक पड़ोस के कुछ लोगों से मैं कर चुका हूँ। यानी कि इस बारे में पादरी की बीवी ने जो कहा था सच कहा था। जी हाँ। और क्या बताया एल्बर्ट ने? इस बार उत्तर सुधाकर ने दिया। उसने इस बात की तस्दीक की है। वह बोला कि सूजन जब पादरी की स्टेनोग्राफर के तौर पर चर्च में काम करती थी तब एक बार टोनी ने सूजन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन वह चाकू ऐसा नहीं था जो सूजन का या किसी और का कोई अहद कर सकता। वह चाकू उस प्रकार का था जो कि थिएटर और फिल्मों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और जिसका फल किसी सख्त चीज़ जैसे किसी के शरीर के किसी अंग के साथ दबाया जाए तो फल हैंडल में घुस जाता है और हैंडल में से ऐसा लाल रंग निकलने लगता है जिसे देखकर खून का अंदेशा होता है।
यह क्या बात हुई? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। साहब, कई गवाहों से हम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि टोनी फ्राकोंजा के दिमाग में नुक्स है। उसके भाई बहन उसके दिमागी नुक्स को उसकी दिमागी कमजोरी का दर्जा देकर ढकना छुपाना चाहते हैं। हकीकतन वह एक मेंटल केस है जिसे फौरन इलाज की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि एकाएक उसका दिमाग कुछ ऐसी कलाबाजी खाता है कि वह बहुत हिंसक हो उठता है। अपनी उस हालत में वह एक ही हथियार तलाश करता है। चाकू? जी हाँ, उसके घर वालों को उसकी यह आदत मालूम है, इसलिए वे उसे वह थिएटर वाला नकली चाकू देकर रखते हैं ताकि वह किसी को घायल न कर सके। वैसे ही एक नकली चाकू से उसने सूजन पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। घर वालों द्वारा ऐसी सावधानी बरती जाने से पहले क्या वह असली चाकू से किसी को घायल कर चुका हो सकता है साहब। जो आदमी चाकू चला सकता है वह खुकरी भी चला सकता है। हो सकता है ऐसे ही किसी दिमागी दौरे के आलम में उसने पहले पादरी और सूजन को गोली मार दी हो और फिर सूजन का गला काट दिया हो। जिस ढंग से सूजन का गला कटा पाया गया है वह किसी हिले हुए दिमाग वाले आदमी का ही काम हो सकता है। लेकिन साहब, बंसल बोला, गुस्ताखी माफ हो। बढ़ईगिरी टोनी के बस का काम नहीं। किश्ती वह नहीं बना सकता था, अकेला तो वह हरगिज भी नहीं बना सकता था। उसमें इतनी काबिलियत नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सूजन का कटा हुआ गला फिर भी उसी की तरफ संकेत करता है। बंसल खामोश रहा। और क्या कहता है एल्बर्ट? सबसे ज्यादा मार्क की बात एल्बर्ट ने यह बताई है साहब कि पादरी और सूजन के अफेयर की कई लोगों को खबर थी और लोग उसके इंजाम से फिक्रमंद थे। बंसल बोला। अच्छा? जी हाँ, पिछले साल चर्च में बड़े गोपनीय ढंग से हुई एक मीटिंग के बारे में उसने मुझे बताया है, जिसमें पादरी, उसकी बीवी और बीवी के दोनों भाइयों के अलावा चर्च की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन, वह शख्स जो चर्च के पादरी की नियुक्ति करता है, भी शामिल हुआ था। एल्बर्ट कहता है कि चेयरमैन के उस अप्रत्याशित आगमन से उत्सुक होकर ही उसने चुपचाप उस मीटिंग में हुआ तमाम वार्तालाप सुना था। वार्तालाप का विषय पादरी और सूजन का कथित अफेयर ही था, जिसके बारे में सारी स्थानीय क्रिश्चियन कम्युनिटी में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी और चर्च के हित में जिस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी था। जो अफवाह सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही थी वह यह थी कि पादरी सूजन को लेकर भाग जाने वाला था। एक तो वह पादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के धर्म का रखवाला, ऊपर से सूजन, किसी की ब्याहता औलाद वाली बीवी। यह एक बहुत बड़े स्कैंडल की बुनियाद थी, इसलिए भारी चिंता के काबिल बात थी। चेयरमैन इसी बात की जांच पड़ताल करने खुद वहां आया था। उनके उस गुप्त वार्तालाप से यह भी जाहिर हुआ कि हकीकत जानने की नीयत से चेयरमैन ने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली। यानी कि पादरी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगे हुए थे। उसके पीछे भी और सूजन के पीछे भी, दोनों के पीछे साहब। अफवाहों पर तो चेयरमैन को विश्वास ही नहीं आया था। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही वह माना था कि ऐसा कोई लव अफेयर वाकई परवान चढ़ रहा था। यहाँ एक यह बात बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी कि पादरी और सूजन की निगरानी करते प्राइवेट डिटेक्टिवों की जानकारी में जॉर्ज टाउन की 15 नंबर इमारत में स्थित उनका प्रेम घरौंदा नहीं आ सका था। हालांकि अपनी निगरानी के दौरान भी उनके कदम इकट्ठे या अलग अलग कई बार वहां पड़े होंगे। अब पता नहीं प्राइवेट डिटेक्टिव लोग उनके पीछे लगकर उस खाली मकान तक पहुंच नहीं सके या वहां पहुंचकर भी वे उसकी अहमियत ना समझ सके। बहरहाल इतना स्थापित करने में वे कामयाब हो गए थे कि दोनों में लव अफेयर चल रहा था। चेयरमैन उन लोगों की रिपोर्ट के बाद ही पादरी जोसेफ कर्टन से मिलने आया था। पादरी तो उस इल्जाम से साफ मुकर गया होगा। लव अफेयर से तो वह साफ मुकर गया, जो कि उससे अपेक्षित थी था। लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिवों की रिपोर्ट की रूह में हर बात से मुकर जाना क्योंकि उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए इतना उसने कबूल किया था कि वह एक दो बार सूजन के साथ ड्राइव के लिए ज़रूर गया था और एक दो बार सूजन के इत्तेफाकिया कहीं मिल जाने की वजह से वार्तालाप करने के लिए
वह उसके साथ किसी पार्क या किसी रेस्टोरेंट में जरूर बैठ गया था। लेकिन इस बात का उसने बड़ा तीव्र विरोध किया कि उन दोनों के बीच कोई नाजायज ताल्लुकात थे। इसे आप आदमी का कमाल मानिए कि उसके उस विरोध से सब बहुत प्रभावित हुए और यहाँ तक सोचने लगे कि कहीं वे बेचारे पर खामखा तो शक नहीं कर रहे थे। इसलिए उस पर और इल्जाम लगाने की जगह बड़ी नमी से उसे समझाया गया कि बात चाहे झूठी और बेबुनियाद थी, लेकिन लोग क्योंकि ऐसा समझते थे और इस बारे में अनाप शनाप कुछ कहने वाले की क्योंकि जुबान नहीं पकड़ी जा सकती थी, इसलिए ऐसी बात को तूल पकड़ने से रोकने के लिए उसे कुछ करना चाहिए था। जवाब में पादरी ने बड़ी संजीदगी से वादा किया कि वह सूजन से दोबारा कभी भी कहीं भी कतई नहीं मिलेगा। पहले की तरह वह उससे कहीं टकरा भी जाएगी तो वह कन्नी काट जाएगा। उसके उस वादे से पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही चेयरमैन वहां से विदा हुआ था। हालांकि पादरी पर लगा इल्जाम सही पाया जाने की सूरत में वह उसे फौरन डिसमिस कर देने की नीयत से वहां आया था। पादरी के परिवार की भी उस वादे से तसल्ली हो गई थी, हो ही गई होगी। पादरी के पीछे डिटेक्टिव लगाए होने की वजह से अफेयर की इनसाइड इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जब चेयरमैन की तसल्ली हो गई थी तो उन लोगों की तसल्ली भला क्यों करना होती। केवल अफवाहें ही जिनके पास पादरी पर शक करने की बुनियाद थी। चेयरमैन का नाम क्या है? हेनरी सिल्वेस्टर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।